क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा करंट अफेयर क्लास आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास आपको डेली मिलती रहेगी। ये करंट अफेयर यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ, बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा जो हो रही है लगातार बिहार में, यूपी में होने वाली है, बीएसएससी उसके लिए, और जो है दरोगा भर्ती परीक्षा, सभी के लिए जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि सभी एग्जाम जो है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक लगे हुए हैं, तो सब एग्जाम के लिए करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण है। इसको अच्छे से देखिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। और ये करंट अफेयर बोथ मीडियम में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। ये सब्जेक्टिव करंट अफेयर है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में भी हम इसको कराएंगे, तो दो तरह से हो जाएगा, तो आपको बिल्कुल ये याद हो जाएगा। शुरू करते हैं हम लोग सीधे क्वेश्चन की ओर। पहला है आपका 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, और अभी तक वर्तमान में भारत में 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। ठीक है, तो 106 आपसे पूछा जा सकता है, सब क्योंकि सबसे लेटेस्ट है। और ये यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, इसको लेकर के हम एक एक जो है बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति ने 28 सितंबर को जो है 2023 को 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 को मंजूरी दे दिया है। ठीक है, तो याद रखना सितंबर में इसको मंजूरी दी गई, क्योंकि सितंबर में ही बिल को लाया गया था विशेष सेशन में और पास कर दिया गया। जो आपका महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है ये उसी से जुड़ा हुआ है। और महिलाओं को आरक्षण मिलेगा कहाँ पर, तो लोकसभा में और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 मतलब अर्थात 1/3 जो है सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। अर्थात 33% सीटें जो हैं अब महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। कहाँ पर आरक्षित रहेंगे आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो लोकसभा में और राज्य की विधानसभाओं में, इसी दो में, क्योंकि दोनों चुनाव प्रत्यक्ष होता है, आम चुनाव होता है दोनों, और इसी में महिलाओं को आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है 106 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। दूसरी चीज बहुत महत्वपूर्ण यह है कि याद रखना, आपको एक बहुत जो है महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि केवल लोकसभा और राज्य की विधानसभा में ही आरक्षण का प्रावधान है। विधान परिषद और राज्यसभा में आरक्षण का प्रावधान लागू नहीं होता है। वहां ना तो एससी है, ना तो एसटी है, ना तो महिला है, ना ओबीसी, किसी को लागू नहीं होता है। केवल लोकसभा और राज्य की विधानसभा में ही जो है आरक्षण का प्रावधान है। और आरक्षण मिला किसको है, तो लोकसभा और राज्य की विधानसभा में आरक्षण एक है आपका एससी को, एक है आपका एसटी को, और एक है महिलाओं को मिल गया है। तो 3 वर्ग को आरक्षण मिला है। कहां पर, तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है, 3 वर्ग को आरक्षण लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में मिला है। और यह बात याद रखना कि राज्यसभा और विधान परिषदों में आरक्षण का प्रावधान नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखना 106 संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है, तो लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के 1/3 अर्थात जो है 1/3 अर्थात 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान से जुड़ा हुआ है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि ये संविधान संशोधन जो 106 हुआ था वो विधेयक नंबर कौन सा था, तो 128वां संविधान संशोधन विधेयक था। जब विधेयक को पास कर दिया गया तो अधिनियम बन गया, तो अधिनियम 106 हो गया। लेकिन इसका अगर विधेयक का नंबर कौन सा था, तो 128वां नंबर था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये याद रखना है आपको। इस संविधान संशोधन को नाम क्या दिया गया है, जो महिलाओं को आरक्षण दिया गया है उस बिल को नाम क्या दिया गया है, उस अधिनियम को क्या नाम दिया गया है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम, ये नाम दिया गया है। आपको ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। तो 106 संविधान संशोधन कहाँ दिया गया है, कितना % दिया गया है, और जो है कौन सा विधेयक था, किस नंबर का, उसका नाम क्या रखा गया है। इसीलिए करंट अफेयर को ऑब्जेक्टिव पढ़ने की आवश्यकता होती है। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक इसी वीडियो के कमेंट में शेयर कर दूंगा। पीडीएफ भी आपको सारा मिल जाएगा, और पीडीएफ ग्रुप का भी अलग है, उसका भी लिंक वीडियो को इसी कमेंट में शेयर कर दूंगा। टेस्ट का भी और पीडीएफ वाले ग्रुप का आप दोनों ज्वाइन कीजिएगा, जिससे आपको हर क्लास का पीडीएफ भी मिलता रहे, और हर जो है क्लास का जो है टेस्ट भी वहाँ डेली होता है, तो आप डेली वहाँ टेस्ट भी देते रहें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस तरह से आप करंट अफेयर से हमेशा जुड़े रहें। लिखा है 128वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में 20 सितंबर 2023 को लोकसभा में और 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा में पारित कर दिया गया, और 28 सितंबर को राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिया, तो वो अधिनियम बन गया। आगे लिखा हुआ है, उल्लेखनीय है कि वर्तमान में लोकसभा में 82 महिला सांसद हैं, जो कुल
15.2% हैं और राज्यसभा में 31 महिलाएं हैं इस समय सांसद, जो 13% है। तो ये आपसे फैक्ट के रूप में पूछा जा सकता है कि वर्तमान में लोकसभा में महिलाएं कितनी हैं, तो 82 महिलाएं हैं। लोकसभा में कितना परसेंट महिलाओं का है, तो 15.2% है। ऐसे क्वेश्चन आपको लंबे लंबे वाक्य बना के पूछे जाएंगे। फिर पूछा जाएगा राज्यसभा में कितनी महिलाएं हैं, 31 महिलाएं, कितना परसेंट, तो 13%। तो आपको ये याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिर है विधेयक की मुख्य विशेषता क्या है, तो यह लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए यथासंभव 1/3 सीटें आरक्षित करने को प्रावधान करता है। तो लोकसभा, राज्य की विधानसभाओं और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश को लेकर के इस संविधान संशोधन में प्रावधान किया गया, 1/3 सीटें महिलाओं को दे दी गई हैं। कुछ और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण है, कौन कौन से आर्टिकल जोड़े गए, कौन कौन से नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं, ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो लिखा है अधिनियम अनुच्छेद 239A दिल्ली के संबंध में प्रावधान में संशोधन का प्रस्ताव करता है। तो इस संशोधन में प्रस्ताव किया गया है, मतलब संशोधन किया गया है, और 3 नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं। ये 3 नए अनुच्छेद कौन से हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो 330A, 332A और 334A, ये 3 नए आर्टिकल जोड़ दिए गए हैं महिलाओं के प्रावधान जो आरक्षण से जुड़ा है उसको लेकर के। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखना कि कौन कौन से आर्टिकल इसमें जोड़े गए। तो जो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है उसी को मैं यहाँ पे रखा हूँ, फालतू चीज़ों को मैं हटा दिया हूँ जिससे आपको जो है चीज़ें याद रहें। ठीक है। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण है, दूसरी न्यूज कौन सी है, ये तो पहली न्यूज थी। दूसरी न्यूज है हर घर पेयजल पहुंचाने में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। ठीक है। तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर पेयजल पहुंचाने में उत्तर प्रदेश द्वारा की गई प्रगति बाकी प्रदेशों के मुकाबले काफी तेज हो गई है। ठीक है। आगे लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश ने जनवरी 2023 से 61.05 लाख कार्यात्मक घरेलू जल नल कनेक्शन स्थापित करके वर्तमान वित्त वर्ष में प्रगति चार्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तो सबसे ज्यादा जो लोगों को ये सुविधा देने वाला राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश है। आगे लिखा है जल जीवन मिशन में देश के 50 शीर्ष जिलों में उत्तर प्रदेश के 26 जिले शामिल हैं। तो आपसे आरओ में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जबकि देश के शीर्ष 10 जिलों में उत्तर प्रदेश के 7 जिले शामिल हैं। तो 50 में उत्तर प्रदेश के 26 जिले और 10 में 7 जिले उत्तर प्रदेश शामिल हैं, जहां पर इस योजना का लाभ सीधे जो है घर घर तक पहुंचाया गया है। तो शीर्ष 10 जिले कौन कौन से हैं, तो नंबर 1 पर है बुलंदशहर। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे नंबर 1 पे कौन सा जिला है, तो बुलंदशहर है। दूसरा है आपका असम का साउथ सलमारा मनकचर जिला है। तीसरा है आपका बरेली। चौथा मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। पांचवा बदायूं उत्तर प्रदेश। मुंगेली छत्तीसगढ़ जो है। तिरुपलूर तमिलनाडु। चंदौली उत्तर प्रदेश। कन्नौज उत्तर प्रदेश। और 10 नंबर पर है लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा तो आपको ये बिल्कुल याद हो जाएगा। तीसरा है बिहार से जुड़ा हुआ योजना है। तो बिहार, उत्तर प्रदेश, सारे स्टेट की योजनाओं को हम शामिल करेंगे यहाँ चीजों को। लिखा है बिहार में वेटलैंड क्या होते हैं, आर्द्र भूमि को, दलदल क्षेत्र को वेटलैंड कहते हैं अंग्रेजी में। बिहार में वेटलैंड्स की देखरेख के लिए आर्द्र भूमि मित्र केयर टेकर का होगा चयन। ये बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि जो आर्द्र भूमियां हैं उनकी देखरेख के लिए आर्द्र भूमि मित्र अर्थात केयर टेकर का चयन किया जाएगा, जो आर्द्र भूमियों की सुरक्षा कर सकें, क्योंकि आर्द्र भूमियों का अतिक्रमण तेजी से हो रहा है। लोग जो है उस पर जो है अवैध कब्जा करते जा रहे हैं। तो ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि वो जल क्षेत्र खत्म होते जा रहे हैं। तो लिखा है बिहार में 45 आर्द्र भूमियों वेटलैंड्स का हेल्थ कार्ड बनाया जा रहा है। अब एक क्वेश्चन आपको यही मिल गया कि बिहार में कितने, पूछा जाएगा बिहार में कितने आर्द्र भूमियों के लिए हेल्थ कार्ड बनाया जा रहा है, तो ये 45 आर्द्र भूमियों के लिए। इसके बाद में है तथा वेटलैंड्स की देखरेख के लिए आर्द्र भूमि मित्र केयर टेकर का चयन किया जाएगा। आगे यहाँ फैक्ट के रूप में क्या दिया है, राज्य के 10 जिलों में करीब जो है 10,778 हेक्टेयर में फैले 45 वेटलैंड का हेल्थ कार्ड बनाया जा रहा है। तो कितने जिलों में है ये भी पूछा जा सकता है। तो 45
आर्द्र भूमि हैं 10 जिलों में हैं। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसके विकास सहित इसके उपयोग कार्य को बनाना है। वो 10 जिले हैं कौन बिहार के, जहाँ पर 45 आर्द्र भूमियाँ हैं, तो वो 10 जिले हैं आपके मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, बक्सर आदि। ये सब जिले जो हैं जहाँ पर 45 आर्द्र भूमि हो, जिनके लिए जो है टेकर नियुक्त किया जा रहा है, केयर टेकर, जो उनकी देखभाल करेगा और उसकी जो है रिपोर्ट सरकार को देता रहेगा। आगे ये बहुत महत्वपूर्ण एक फैक्ट के रूप में बिहार के आर्द्र भूमि से फिर जुड़ा हुआ है। लिखा है इसमें से समस्तीपुर जिले में सबसे अधिक 11 वेटलैंड हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, इस नोट कर लेना आप इसको, कि सबसे पूछा जाएगा सबसे अधिक बिहार के किस जिले में जो है वेटलैंड्स हैं, तो समस्तीपुर जिले में है। कितना है, 11 हैं। कितने हेक्टेयर में, तो 3910 हेक्टेयर में है, फैले हुए हैं। वर्तमान में बेगूसराय जिले का कांवरताल रामसर साइट घोषित किया गया है। तो भारत में 75 रामसर साइट हैं, लेकिन जो है बिहार में मात्र एक है, बेगूसराय जिले में कांवरताल, आप सबको पता होगा, ये रामसर साइट में शामिल है। रामसर क्या है, तो ईरान का एक शहर है। वहीं पर 2 फरवरी 1971 को सम्मेलन हुआ था आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए, इसीलिए जो सूची उसमें शामिल करते हैं वो हम रामसर सूची कहते हैं। यहाँ लिखा भी है कि जो आपका रामसर साइट अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने वाले वेटलैंड को घोषित करता है। ठीक है, मैंने बता दिया, आप इसको अच्छे से याद रखना। चौथी न्यूज है स्टैचू ऑफ वननेस। वननेस क्या है, तो स्टैचू ऑफ वननेस किसकी मूर्ति बनाई गई, आप मैप पे देख सकते हैं, ये शंकराचार्य की मूर्ति बनाई गई है। उस मूर्ति का नाम रखा गया है स्टैचू ऑफ वननेस। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये 108 फीट ऊंची प्रतिमा है। ये कहाँ स्थापित की गई है, तो ये मध्य प्रदेश के ओलंकेश्वर में स्थापित की गई है, नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, शंकराचार्य की ये मूर्ति है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये मूर्ति कहाँ है और किसकी है और कहाँ लगाई गई है। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश में लगाई गई। इसका नाम क्या है, तो स्टैचू ऑफ वननेस है। ठीक है, आगे लिखा है वहीं पर इसमें अद्वैत, क्योंकि उन्होंने अद्वैत मत का प्रतिपादन किया था, तो अद्वैत लोक नामक एक संग्रहालय की स्थापना भी शामिल है। तो अद्वैत लोक नामक एक संग्रहालय भी स्थापित किया जाएगा, क्योंकि इनका यही विचार था, जो देशवासियों में एकता के संवर्धन के साथ ही अद्वैत सिद्धांत वेदांत दर्शन के प्रचार और संरक्षण के लिए समर्पित होगा। इस दर्शन के अध्ययन और प्रचार के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय वेदांत संस्थान भी स्थापित किया जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है क्या किया जाएगा, जो है अंतर्राष्ट्रीय वेदांत संस्थान भी स्थापित करने का प्रावधान इसमें कर दिया गया है। आदि शंकराचार्य ने अद्वैत का मत का प्रतिपादन किया था, ये आपको याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इनकी स्टैचू का नाम क्या है, कहाँ लगाई गई है, इसको आप अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट है स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ। तो स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ जो किया जा रहा है उसके बारे में है। तो लिखा है केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 13 सितंबर 2023 को डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है स्किल इंडिया डिजिटल का शुभारंभ किया। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और ये स्किल को बढ़ाने के लिए, कौशल को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। तो यहाँ लिखा हुआ है स्किल इंडिया डिजिटल का उद्देश्य भारत की है, आपसे पूछा जाएगा। उद्देश्य भारत के कौशल, शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता परिदृश्य को रूपांतरित करता है। स्किल इंडिया डिजिटल भारत में कौशल विकास के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। यह एक अत्याधुनिक मंच है जो सभी कौशल पहलों को एक साथ लाता है। तो जितने भी जो हुनर होते हैं उनको लाने के लिए ये शुरू किया गया है। नेक्स्ट न्यूज है आपका, ठीक है, ये न्यूज आपको डेली ऐसे मिलती रहेंगी। 10 न्यूज हम डेली आपको ऐसे कराते रहेंगे, और फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको मिलता रहेगा। तो आपके सारे करंट अफेयर जो है मैं करा दूंगा। लिखा है सूर्य के अध्ययन के लिए मिशन आदित्य L1 लॉन्च किया गया। आदित्य का जो है सूर्य का पर्यायवाची है, ये बात याद रखना। ठीक है, इसरो ने जो है PSLV C57 जो परीक्षण यान, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आदित्य L1 को ले जाने वाले यान का नाम क्या है, प्रक्षेपण यान का नाम क्या है, तो आप यही बताओगे PSLV C57। ठीक है, 2 सितंबर को ये लॉन्च किया गया सूर्य के अध्ययन के लिए। इसका नाम क्या रखा गया है, आदित्य L1। ठीक है,
लिखा है यह लॉन्चिंग कहाँ से हुई है? तो श्रीहरिकोटा से हुई है। श्रीहरिकोटा कहाँ है? तो यह आंध्र प्रदेश में है, पुलिकट झील में स्थित है। सतीश धवन स्पेस सेंटर से की गई है। आदित्य L1 भारत का पहला सूर्य मिशन है। तो याद रखना ये सूर्य के अध्ययन के लिए वहां भेजा गया है, लेकिन ये सूर्य से बहुत दूर रहेगा। तो यहाँ लिखा भी है आदित्य L1 अंतरिक्ष यान जिस निश्चित स्थान पर जाएगा उसे क्या नाम दिया गया है? उसे नाम दिया गया है लेग्रेज पॉइंट 1। ठीक है, कहते हैं यह दूरी पृथ्वी और सूर्य की दूरी का मात्र 1% है। तो जहां पर यह पहुंचा है ना, वहां से सूर्य और पृथ्वी की दूरी का मात्र 1% है, मतलब बहुत दूर नहीं गया, ये सूरज की ओर नहीं गया है, बस केवल पहले फेज पर ही जाकर के रुका है, जिसे L1 नाम दिया गया। उसे हम कहते हैं लेगेज पॉइंट कहते हैं। ठीक है, जहां पर ये स्टे करेगा। नेक्स्ट न्यूज है संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता का फंगा अभियान। फंगा मतलब होता क्या है? तो सुना होगा फंगस, जो कवक होता है उसको फंगस कहते हैं। तो उसी वनस्पतियों और जीव जंतुओं को बढ़ाने के लिए, उस कवक के महत्व को बढ़ाने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई है, फंगा। तो लिखा है संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने एक अभियान शुरू किया है जिसमें वैश्विक समुदाय से कवक, जिसे क्या कहते हैं, फंगस कहते हैं, के महत्व पर जोर देने के लिए किया गया है, वनस्पतियों और जीवों के साथ साथ। तो याद रखना इसके महत्व को बढ़ाने के लिए ये किया गया है। और कवक से कई बीमारियां होती हैं, जैसे गंजापन, नाखून का खराब हो जाना। ठीक है, कवक जो है, फंगस जो है, शब्द को शामिल करने का आग्रह किया गया है। ये भी जो है किसने किया है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया। तो आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्ति मिशन का शुभारंभ किया गया है। एनीमिया एक बीमारी होती है, जो ब्लड होता है वो बिल्कुल, ब्लड का सेल टूट जाते हैं और वो बिल्कुल चांद के आकार के हो जाते हैं, जैसा आप मैप पे देख सकते हैं। तो ये बीमारी खास करके मध्य प्रदेश में रहने वाली, छत्तीसगढ़ में रहने वाली जनजातियों को होती है। इस बीमारी को दूर करने के लिए सरकार ने 2047 तक का लक्ष्य भी रखा है। तो इस मिशन का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने कहाँ से किया है? क्योंकि इस बार के बजट 2023-2024 के बजट में इसका उल्लेख भी किया गया है कि एनीमिया के उन्मूलन के लिए 2047 लक्ष्य रखा गया है। तो इस मिशन की शुरुआत कहाँ की गई है? और ये जनजातियों में होने वाली एक बीमारी है, तो इसकी शुरुआत कहाँ की गई है और किसने किया है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के शहडोल में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया। तो शहडोल जिले में मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है एनीमिया, और इस बार के बजट में इसका प्रावधान किया गया था, घोषणा हुई थी। लिखा है राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्ति मिशन का लक्ष्य 2047 तक लाल रुधिर कोशिका रक्तहीनता को खत्म करना है। तो इस बीमारी को खत्म कब तक करना है? 2047 तक। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। इस मिशन का लक्ष्य अगले 3 वर्षों में 40 वर्ष से कम उम्र के लगभग 7 करोड़ लोगों की जान को बचाना है। क्योंकि जब खून की ब्लड टूट जाता है, आपने अभी देखा है कि सेल चांद के आकार का हो जाता है, तो उससे ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती है शरीर में, जिससे डेथ हो जाती है। तो ये समस्या जनजातियों में है, इसीलिए ये इसको समाप्त करने का लक्ष्य 2047 रखा गया है। यहाँ लिखा है लाल रुधिर जो है कोशिका रक्तहीनता मुक्ति अभियान भारत में जनजातीय समुदायों के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। तो उनकी जनजातियों को बचाने के लिए इसको शुरू किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसके लिए शुरू किया गया? तो जनजातियों के लिए। ठीक है, यहाँ लिखा है ईरान SCO का नया अस्थायी सदस्य बना है। तो SCO का फुल फॉर्म क्या है? संघाई सहयोग संगठन। तो ईरान जो है 4 जुलाई 2023 को औपचारिक रूप से संघाई सहयोग संगठन का अस्थायी सदस्य बन गया है। और अभी तक यह जो है ये 8 सदस्य थे, अब ये 9वां सदस्य हो गया है। तो याद रखना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ये 15 वर्षों से जो है ये अप्लाई किया था कि हमको इसका सदस्य बनाया जाए, अब जाकर के इसको बनाया गया। तो ईरान अब संघाई सहयोग संगठन का 9वां अस्थायी सदस्य बन गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि संघाई सहयोग संगठन में कितने सदस्य थे? पहले तो 8 थे, अब कितने हो गए हैं? तो 9 हो गए हैं। तो उसका विस्तार हुआ, तो आपसे पूछा जा सकता है। तो SCO के 8 अन्य सदस्य कौन कौन से हैं? तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें है आपका चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो इसमें तुर्किस्तान नहीं है। याद रखना इन मध्य एशिया के 5 देशों में जो हम कहते हैं उसमें 4 देश तो हैं, लेकिन तुर्कमेनिस्तान इसमें शामिल नहीं है। इस पॉइंट को पकड़ के याद रखना। एक यहाँ दिलचस्प बात यह है कि भारत और पाकिस्तान दोनों इस मंच पर शामिल हैं। ठीक है, और इसकी बैठक इस बार 2023 में कहाँ हुई थी?
भारत में हुई थी, ये भी याद रखना। आगे लिखा है कि शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का गठन प्रारंभ में वर्ष 1996 में रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान के साथ शंघाई 5 के नाम से किया गया था, क्योंकि इसमें 5 देशों ने किया था, रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। तो इसको नाम क्या दिया गया? शंघाई 5 नाम दिया गया था। 2001 में इसमें उज्बेकिस्तान शामिल जब हो गया तो इसका नाम एससीओ पड़ गया। तो 2001 में जो है कौन शामिल हुआ? तो उज्बेकिस्तान शामिल हुआ। आगे चल के भारत भी शामिल हो गया जो है 2022 में। अब पाकिस्तान भी शामिल हो गया, तो इसका अब जो है, और अब जो है 2023 में ईरान भी शामिल हो गया। तो सदस्यों संख्या टोटल हो गई है 9। तो शंघाई सहयोग संगठन बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। और नेक्स्ट न्यूज है, प्लास्टिक उत्पाद बैन पर प्रतिबंध लगाने वाला न्यूजीलैंड पहला देश। तो न्यूजीलैंड ने प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगा दिया कि अब पॉलिथीन का निर्माण किया ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो न्यूजीलैंड ने फलों सब्जियों के संग्रह के लिए सुपरमार्केट में प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है। ऐसा दुनिया का पहला किसी देश ने नहीं किया है। इसका निर्णय 2023 में ले लिया गया है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण जितने क्वेश्चन थे मैंने बता दिए। इसी तरह के 10-10 क्वेश्चन डेली आपको व्याख्या के साथ मिलते रहेंगे, और फिर इसके बाद में हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी साथ में लाएंगे। तो करंट अफेयर आपको डेली मिलेगा, तो बर्डन भी नहीं रहेगा और आपके सारे क्वेश्चन हो भी जाएंगे और आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है कहीं पे, कमेंट करके जरूर पूछेगा। इस वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा, इसको जो है शेयर कीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। कैसा लगा वीडियो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, जिससे हमारा उत्साह बढ़ेगा और हम और अच्छा जो है करंट अफेयर आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू।